भारत सरकार की तरफ से लद्दाख के कल्चर, लद्दाख की भाषा और लद्दाख की संस्कृति के संरक्षण के लिए कुछ नए कदम उठाए गए हैं। आज इस वीडियो में हम इन्हीं विशेष उपायों, विशेष मेजर्स की बात करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। और जैसे कि हमारी प्रैक्टिस रही है कि हम अपनी वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल देखते हैं। तो सवाल हमारे सामने मौजूद है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि लद्दाख के संदर्भ में हाल ही में भोटी, पुर्गी और शीना चर्चा में रहे हैं, ये क्या हैं? तो इन तीन शब्दों से मिलाकर के आपको बताना है कि तीनों शब्द किस चीज की तरफ जो है इशारा करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, लद्दाख में पाई जाने वाली पारंपरिक फसलें। ऑप्शन बी, लद्दाख की पारंपरिक वाद्य यंत्र विधाएं। ऑप्शन सी, लद्दाख की प्रमुख लोक नृत्य शैलियां। और ऑप्शन डी, लद्दाख में बोली जाने वाली स्थानीय भाषाएं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करिए, वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले बातचीत देखते हैं यहाँ पर कि खबर हमारे सामने क्या निकल करके आई है। तो 2019 में आपको याद होगा कि भारत सरकार की तरफ से अनुच्छेद 370 के कुछ विशेष हिस्सों को जो है इनऑपरेटिव कर दिया गया था, निष्क्रिय कर दिया गया था। तो 370 निष्क्रिय हुआ और इसके बाद 2019 में ही सरकार ने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया था, या आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर का बाइफरकेशन किया था। इस बाइफरकेशन के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को दो अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। एक तरफ आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश था, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी थी, और दूसरी तरफ आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी था। तो लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना दिया गया था। कब? 2019 में। लेकिन लद्दाख के पास उस समय कोई विधानसभा नहीं प्रदान की गई थी। विधानसभा किसके पास थी? विधानसभा जम्मू एंड कश्मीर के पास थी। और तब से ही, जब से जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ है, लद्दाख के नागरिकों द्वारा समाज की उनकी जो विशिष्ट पहचान है, उनकी जो स्पेशल आइडेंटिटी है, उनकी जो नौकरियां हैं, उनकी जो भूमि है, उनकी जो संस्कृति है, इसकी रक्षा को लेकर के लगातार मांग जो है वो की जाती रही है। और इसी को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से लद्दाख की संस्कृति, भाषा, कल्चर, इन तमाम एलिमेंट्स की रक्षा करने के लिए एक जो है 5 विनियमन यहाँ पर पारित किए गए हैं। 5 विनियमन जो हैं वो नोटिफाई किए गए हैं। हमको याद रखना है यहाँ पर कि ये सरकार ने नोटिफाई किए हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से इनको नोटिफाई किया गया है और संसद से इनको पारित नहीं किया गया है। तो ये चीज यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने खबर देखी कि खबर क्या है, पूरा बैकग्राउंड हमने समझा, फिर बैकग्राउंड में आपको क्या चीजें देखने को मिली हैं उन पर हमने बात की। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर एक बार चर्चा करते हैं कि जो 5 विनियमन यहाँ पर पेश किए गए हैं, जो 5 ऑर्डर्स पेश किए गए हैं, उन 5 ऑर्डर्स में क्या कुछ खास बातें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले पहला जो ऑर्डर है उसका नाम है लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती संशोधन विनियमन 2025। तो इसमें बेसिकली आपका लद्दाख में सरकारी नौकरी पाने के लिए डोमिसाइल यानी कि स्थानीय निवासी होने को अनिवार्य बना दिया गया है। यानी कि अब अगर आपको लद्दाख में नौकरी करनी है, जो लद्दाख की जो स्थानीय नौकरियां होती हैं, अगर आपको वहां जाकर के काम करना है तो आपके पास लद्दाख की जो डोमिसाइल है वो मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल की परिभाषा क्या है वो भी यहाँ पर तय कर दी गई है। डोमिसाइल की परिभाषा ये है कि आप लद्दाख में पिछले 15 वर्षों से निवास कर रहे हैं। कितने? पिछले 15 वर्षों से आप लद्दाख में निवास कर रहे हैं, या फिर आपने 7 वर्षों तक लद्दाख में अध्ययन किया है और 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वो आपने लद्दाख में दी है, तो भी आप लद्दाख के क्या हैं? डोमिसाइल प्राप्त हो जाएगा आपको, सर लद्दाख के आप नागरिक बन जाएंगे। या फिर केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी है और उस कर्मचारी ने बेसिकली या केंद्र सरकार या जिनके माता पिता केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और जिन्होंने लद्दाख में 10 वर्ष तक सेवा की है, वो भी बेसिकली लद्दाख के नागरिक बन सकते हैं। या फिर बेसिकली डोमिसाइल कोई व्यक्ति है, कोई लद्दाख का नागरिक है, उसके बच्चे और उसके जीवन साथी जो हैं वो भी यहाँ पर लद्दाख की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लद्दाख की डोमिसाइल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ शर्तें यहाँ पर सरकार की तरफ से डिसाइड की गई हैं। इसके अलावा ये जो हमारा पहला हो गया, और दूसरा अगर आप देखें इसी में आप एक चीज ये भी ऐड कर सकते हैं कि सरकार की तरफ से 85% रिजर्वेशन जो है जॉब्स में वो लद्दाख के डोमिसाइल व्यक्तियों को दिया गया है, लद्दाख के स्थानीय निवासियों को दिया गया है। इसके अलावा लद्दाख सिविल सेवा डोमिसाइल प्रमाण पत्र नियम 2025 की अगर आप बात करें तो ये दूसरा नियम है। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है, डोमिसाइल का प्रमाण पत्र जो है वो आप कैसे प्राप्त करेंगे और कौन आपको प्रदान करेगा।
ये जो आपका आदेश है, ये आदेश बताता है कि जो आपका लद्दाख है, लद्दाख के भीतर तहसीलदार जो है, तहसीलदार इसके लिए नोडल अथॉरिटी होगा। क्या है? नोडल अथॉरिटी होगा। और तहसीलदार के डिसीजन को आप चैलेंज कहां पर करेंगे? तो जो आपके उपायुक्त हैं उनके पास जाकर के आप जो है तहसीलदार के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है फिजिकल तरीके से भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप ऑफिस में जाकर के बाकायदा जो तहसीलदार हैं उनके ऑफिस में जाकर के आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन माध्यम से भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। दोनों ही माध्यम से एप्लीकेशन को जो है स्वीकार्य माना जाएगा। तो ये हमने 2 नियम यहाँ पर सबसे पहले देख लिए हैं। तीसरा नियम अगर आप देखें, तीसरा नियम बेसिकली आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियमन 2025 है। इसमें बेसिकली अगर आप देखें वही 85% वाली बात की गई है कि लद्दाख में अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 85% तय की गई है। और जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस जो है, उनके लिए आरक्षण 10% यहाँ पर होने वाला है। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में भी आरक्षण 85% तक बढ़ाया जाएगा। पहले ये 50% तक हुआ करता था। तो अब रिजर्वेशन कितना हो गया है? 85% तो आपका एससी, एसटी, ओबीसी के लिए है, 10% आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो टोटल रिजर्वेशन लद्दाख में कितना हो गया है? 95% रिजर्वेशन आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें, भारत में लद्दाख के अलावा 2 राज्य और हैं जहां पर रिजर्वेशन इस लिमिट तक पहुंचा हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं? एक बेसिकली यहाँ पर है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी अगर आप देखें तो रिजर्वेशन जो है वो बहुत ज्यादा तकरीबन आपका 80% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर क्या आरक्षण को लेकर के क्या प्रोविजन किए गए हैं वो देख लिया। अब लद्दाख राजभाषा विनियमन 2025 भी पारित हुआ है, जिसमें 5 भाषाओं को लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। 2 तो अपनी मेन जो भाषाएं हैं, एक हिंदी है, एक अंग्रेजी है। फिर आपका लद्दाख की जो जम्मू कश्मीर की पूर्व भाषा थी उर्दू है। तो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। 2 और भाषाएं हैं, भोटी और पुर्गी। तो 5 भाषाएं हैं, कौन सी? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी। इनको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। और इसके साथ साथ और भी भाषाएं हैं, जैसे शीना है, इसके अलावा ब्रोक्सकट है, बाल्टी है और लद्दाखी भाषा जो है, इनके संरक्षण और इनके संवर्धन यानी कि एनरिचमेंट का प्रोविजन भी यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद यानी कि जो आपका हिल काउंसिल है, हिल काउंसिल का भी यहाँ पर विस्तार किया गया है। हिल काउंसिल के लिए भी प्रोविजंस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है और तकरीबन 1/3 सीटें जो हैं ये यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं और ये आरक्षण रोटेशन आधार पर लागू किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ पर हमने देखे कि बेसिकली आपका भारत सरकार की तरफ से लद्दाख की संस्कृति के संरक्षण के लिए क्या कुछ कदम जो हैं वो उठाए गए हैं। तो सबसे पहले हमने 5 विनियमन क्या है उन विनियमों की बात कर ली है। अब यहाँ पर आगे बढ़ा जाए और इन विनियमों जो आपके ऑर्डर्स आए हैं, जो आपके नए रूल्स बनाए गए हैं, इन रूल्स की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करें, सबसे पहले ये जो आपके रूल्स हैं ये पहली बार लद्दाख के लिए विशिष्ट प्रशासनिक ढांचा तैयार करते हैं। 2019 में लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था। उसके बाद से लगातार लद्दाख के नागरिकों की तरफ से डिमांड की जा रही थी कि लद्दाख की संस्कृति का संरक्षण किया जाए और सरकार इसको लेकर के कुछ कड़े कदम उठाए। लेकिन अभी तक कुछ बहुत बड़ा यहाँ पर नहीं किया गया था। अब पहली बार सरकार की तरफ से इसको लेकर के एक विशिष्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क जो है, एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया गया है। तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि इन 5 जो ऑर्डर्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। इसके अलावा स्थानीय लोगों को नौकरी में आरक्षण देने की दिशा में आप इसको एक बड़ा कदम मान सकते हैं। और विशेष तौर पर यहाँ पर 85 और 95% जो आरक्षण किया गया है वो स्थानीय लोगों की संस्कृति और स्थानीय लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको सुनिश्चित करने के लिए एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर सकता है। इसके अलावा भाषा और सांस्कृतिक पहचान को मान्यता देने से स्थानीय समुदायों को भी सम्मान मिलने वाला है। तो यहाँ पर भाषा को जो है 5 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा दूसरी जो भाषाएं हैं जो लोग बोलते हैं उन भाषाओं में बेसिकली कहा गया है कि उनका हम सपोर्ट करेंगे, उनका हम समर्थन करेंगे। तो इससे उनकी भाषा को जो है एक पहचान मिलती है। इसके अलावा सांस्कृतिक पहचान को बरकरार रखने की भी बात की गई है। तो ओवरऑल इससे यही होगा कि जो स्थानीय समुदाय है वो भारत की जो डाइवर्सिटी है उससे और बेहतर ढंग से कनेक्ट कर पाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आप मान सकते हैं। फिर संसद के संवैधानिक संशोधन के बजाय कार्यकारी आदेश के माध्यम से इसको जो है पारित किया गया है, यानी कि बहुत जल्दी इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, देर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं की गई है। तो ये हमने कुछ नए विनियमों की इंपॉर्टेंस क्या है उस पर चर्चा कर ली है। अब लद्दाख की सबसे प्रमुख डिमांड क्या थी, क्योंकि कुछ चीजें जो है एक्सेप्ट कर ली गई हैं पर कुछ चीजें अभी भी एक्सेप्ट नहीं हुई हैं।
वो क्या थी, उन पर अगर आप बात करें तो लद्दाख की जो सबसे प्रमुख डिमांड थी वो यही थी कि लद्दाख को बेसिकली आपका छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, 6th शेड्यूल में लद्दाख को शामिल करने की बात की जा रही थी। लेकिन अभी तक सरकार ने लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल नहीं किया है। 6th शेड्यूल में शामिल करने की बात की जा रही थी ताकि संविधान के तहत स्वायत्तता और भूमि संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। क्योंकि अभी यहाँ पर जो सरकार ने बदलाव किया है, वो बदलाव क्या है? वो बदलाव तो केवल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से किया गया है। उसको तो सरकार कभी भी वापस ले सकती है। इसीलिए डिमांड ये की जा रही थी कि आप लद्दाख का संरक्षण करें, लेकिन उसको और बेहतर ढंग से करें। उसको आप छठी अनुसूची के माध्यम से करें। लद्दाख को आप 6th शेड्यूल में शामिल करें ताकि बहुत आसानी से लद्दाख के दर्जे को समाप्त ना किया जा सके। इसीलिए लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करने की बात हो रही थी। इसके पक्ष में एक तर्क ये भी दिया जाता है कि लद्दाख में अगर आप देखें तो 90% से ज्यादा आबादी जो है वो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। तो इसीलिए ये एक आधार तैयार करता है कि आप इसको छठी अनुसूची में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक लिमिटेशन यहाँ पर ये भी है कि बेसिकली आपका जो लद्दाख लेह अपेक्स बॉडी है और जो आपका कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये बेसिकली मिलकर के आंदोलन चला रहे हैं कि आपका लद्दाख को और ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, लद्दाख को और ज्यादा संरक्षण दिया जाए। आपने एक बहुत फेमस नाम सुना होगा सोनम वांगचुक का। ये भी बेसिकली लगातार लद्दाख के लिए, लद्दाख के संरक्षण के लिए, लद्दाख की संस्कृति को बनाए रखने के लिए आंदोलन करते रहे और इन्हीं के आंदोलन की वजह से लद्दाख को राष्ट्रीय पहचान मिल पाई है। तो ये हमने लद्दाख की प्रमुख डिमांड क्या रही है उस डिमांड पर बात की। अब ये जो 5 थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच में। सबसे पहले विधानसभा की अगर आप बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपको विधानसभा देखने को मिलती है, लद्दाख में विधानसभा नहीं है। फिर डोमिसाइल आधारित नौकरी की अगर आप बात करें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आपको डोमिसाइल आधारित नौकरी जो है मिलती थी, पहले भी मिलती थी, अभी भी मिलती है। लद्दाख में पहले नहीं मिलती थी, लेकिन अब आपको मिलने वाली है। इसके अलावा क्या बाहरी लोग जमीन खरीद सकते हैं? तो जम्मू कश्मीर में बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन लद्दाख में बाहरी लोग जमीन खरीद सकते हैं। तो इसकी वजह से बेसिकली यहाँ पर आपका लद्दाख की संस्कृति को खतरा माना जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जम्मू कश्मीर में जो बाहरी लोग हैं वो जमीन नहीं खरीद सकते हैं, जबकि लद्दाख में बाहरी लोग जमीन खरीद सकते हैं। फिर सांस्कृतिक संरक्षण की अगर आप बात करें तो कोई विशेष कानून नहीं है जो जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक संरक्षण की बात करता है। तो आंशिक सांस्कृतिक संरक्षण आप यहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन अब जो सरकार कानून लेकर के आई है उसके माध्यम से लद्दाख का जो सांस्कृतिक संरक्षण है वो यहाँ पर सरकार करने वाली है। तो कंपैरिजन हमने देख लिया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में। अब ये जो नए सरकार कानून लेकर के आई है, नए लिमिटेशन सरकार जो एक्ट लेकर के आई है या रूल्स लेकर के आई है, ऑर्डर्स लेकर के आई है, उनमें क्या लिमिटेशन मौजूद है, थोड़ा सा उसको अगर आप समझें तो सबसे पहला लिमिटेशन यही है कि सरकार जो कानून लेकर के आई है उसमें कोई संवैधानिक संरक्षण आपको नहीं मिलेगा। हमने पहले ही बात की कि जो भी आपके प्रोविजन लेकर के आए गए हैं वो संविधान के तहत लेकर के नहीं आए गए या लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। सरकार ने केवल और केवल आर्टिकल 240 के तहत कार्यकारी आदेश जारी किए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को बेसिकली आप बहुत ज्यादा मजबूत नहीं मान सकते हैं। आर्टिकल 240 की अगर आप बात करें तो ये बेसिकली भारत में यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, जबकि जब लद्दाख ये चाहता है कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। इसके अलावा भूमि सुरक्षा का अभाव भी आपको देखने को मिलेगा। हमने पिछली ही स्लाइड में बात की कि जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं, जबकि लद्दाख में ये अनुमति है कि बाहरी लोग भी जमीन खरीद सकते हैं। तो भूमि का कोई खास संरक्षण आपको लद्दाख में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा कानून बनाने वाली विधानसभा भी आपको लद्दाख में देखने को नहीं मिलती है, जबकि जम्मू कश्मीर में ये विधानसभा मौजूद है। लद्दाख में एक बॉडी जरूर है जिसका नाम है लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लेकिन ये जो बॉडी है ये कोई आपका लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। क्या है? इस बॉडी को बेसिकली प्रशासनिक अधिकार प्राप्त है, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स प्राप्त हैं, इसको विधायी अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इसीलिए बेसिकली इस बॉडी को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मान सकते हैं। और जो भाषा के संरक्षण की बात की गई है, जो 5 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, जो कुछ भाषाओं को बेसिकली कुछ भाषाओं को सपोर्ट करने की बात की गई है, उस बात में केवल आपको बातें ही नजर आएंगी। उसमें कोई आपका स्पष्ट योजना आपको देखने को नहीं मिलेगी। सरकार ने कोई क्लियर प्लान यहाँ पर नहीं बताया है कि बेसिकली इस योजना को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। तो ये कुछ कमियां आपको इस कानून में नजर आ सकती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो होता है समाप्त, और हमारा करंट अफेयर का जो सेगमेंट है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब अंत में आपके लिए ये जो सवाल था, उम्मीद है सवाल का जवाब अब आप आसानी से दे पाएंगे, और सवाल जो है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा।
इसी नोट के साथ करते हैं अपनी वीडियो को समाप्त, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।